नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक बड़ी डिफेंस एग्जीबिशन लगाई गई जिसका नाम है आइडियाज़। तो जिस तरह भारत में डिफेंस एक्सपो लगाया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में हर 2 साल बाद ये डिफेंस एग्जीबिशन जिसका नाम आइडियाज़ है ये लगाई जाती है। और इसमें पाकिस्तान अपने वेपन्स को यहाँ पर शो कराता है। इसके अलावा बहुत सारी बाहर के देशों के यहाँ पर डेलीगेशंस भी आते हैं। तो हर साल की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी अपने बहुत सारे वेपन्स यहाँ पर डिस्प्ले किए, जिसमें कई तरह के टैंक जैसे कि अल खालिद, अल जरार और हैदर जैसे टैंक्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। इसके अलावा JF-17 का एडवांस वेरिएंट यहाँ पर से डिस्प्ले किया गया। इसके अलावा UAVs को, छोटे हथियारों को, तो बहुत सारे वेपन्स यहाँ पर पाकिस्तान ने इस बार डिस्प्ले किए। और इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने कुछ ऐसे क्लेम्स यहाँ पर कुछ ऐसे वेपन्स को लेकर के किए जो कि आज तक पाकिस्तान ने खुद अपने इंडिजीनियस लेवल पर बनाए नहीं थे। और अब पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को अनवील किया इस पूरे एग्जीबिशन के दौरान, जहाँ पर ये फॉरेन डेलीगेट्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस तरह के क्लेम्स पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है इन हथियारों को लेकर के, क्या सच में पाकिस्तान ने इस तरह के हथियार बना लिए हैं? ये वो पाकिस्तान जो कि कल तक तुर्की और चाइना के टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर था, उसने रातों रात ये चमत्कार कैसे किया कि इस तरह की कैपेबिलिटी, जिस तरह का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, इस तरह की कैपेबिलिटीज़ वाले वेपन्स पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने इंडिजीनियस लेवल पर कैसे यहाँ पर डेवलप कर लिए। तो इस चीज़ को लेकर के जानकार बहुत हैरान है और कुछ जानकार इसको ओवर क्लेम्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो क्लेम्स हैं वो बढ़ा चढ़ा करके बोले गए हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम उन वेपन्स के बारे में जानेंगे जिनको लेकर के ये क्लेम्स किए गए हैं, और इन दावों के बारे में भी जानेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है जो कि पाकिस्तान यहाँ पर इन वेपन्स को लेकर के कर रहा है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले बात करेंगे JF-17 के एडवांस वेरिएंट के बारे में, जिसको लेकर के हमने कुछ समय पहले एक सेशन किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ लिंक दे दूंगा। तो इसके बारे में आप बहुत अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वेरिएंट को लेकर पाकिस्तान ने अपने इस एग्जीबिशन में बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा इसको लेकर के ये किया गया कि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। देखिए, JF-17 जिसको लेकर के पूरी दुनिया जानती है कि ये एक 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, हालांकि पाकिस्तानी इसको 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहते हैं। और JF-17 जो कि चाइना और पाकिस्तान ने साथ मिलकर के बनाया था, जॉइंटली डेवलप किया था, इसको चाइना का भी यूज़ नहीं करता है क्योंकि चाइना मानता है ये एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। तो चाइना इसकी कैपेबिलिटीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो जानता है कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा बेकार एयरक्राफ्ट है। जिन कंट्रीज़ ने इसको अपनी फोर्सेस में इंडक्ट भी किया है, वो कंट्रीज़ भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर के बहुत अच्छे उनके रिव्यूज़ नहीं है। इवन म्यांमार ने तो अपनी पूरी फ्लीट को यहाँ पर ग्राउंडेड कर दिया था। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ हैं। और अब यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर एक न्यू वेरिएंट का यहाँ पर एक तरह से प्रोग्राम अनवील किया है, जिसको जहाँ पर नाम दिया गया है JF-17 PFX यानी कि पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल। सो ये एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, ज़्यादा हैवियर एयरक्राफ्ट होगा JF-17 से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर जब बना रहा है तो वो इसको कहीं ना कहीं भारत के Mark II LCA Mark II से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। और उसी तरह ये एक तरह से पिच कर रहा है कि भाई हमने LCA जो Mark II एयरक्राफ्ट है उसका कहीं ना कहीं कार्ट यहाँ पर बना ली है, और उसके इक्विवेलेंट एक एयरक्राफ्ट हम भी अपने इंडिजिनियस लेवल पर यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है कि जो LCA प्रोग्राम है वो भारत का खुद का डिज़ाइन एंड डेवलप प्रोग्राम है, और जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, ज़्यादातर मेन कंपोनेंट्स हैं, अगर इंजन को छोड़ दिया जाए तो भारत ने ही अपने इंडिजिनियस लेवल पर बनाए हैं। वहीं पर JF-17 का अभी भी 42% चाइना से बन करके आ रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान यहाँ पर 58% ही JF-17 अपने इंडिजिनियस लेवल पर बना पा रहा है। और जिस तरह के क्लेम्स पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट के नेक्स्ट वेरिएंट को लेकर के किए हैं, उन क्लेम्स में जैसे कि यहाँ पर 4.5 जनरेशन का बताया गया है, तो 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट होता है वो रफाल जैसा एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का, जो कि इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ लेकर के आता है। तो क्या पाकिस्तान का जो JF-17 का लेटेस्ट वेरिएंट PFX है, क्या वो उतने लेवल की कैपेबिलिटीज़ मैच कर सकता है जो कि आज के रफाल के अंदर है? इसके अलावा पाकिस्तान के JF-17 में जो अभी तक कमियां रही हैं, तो क्या पाकिस्तान ने उनको रिजॉल्व कर लिया
गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो इंजन को लेकर के प्रॉब्लम है JF-17 के, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी अभी तक JF-17 के क्रैशेस हुए हैं वो सभी ज़्यादातर इंजन फेलियर्स की वजह से हुए हैं। और जो इंजन इसके अंदर पाकिस्तान अभी यूज़ कर रहा है, यानी कि JF-17 के लेटेस्ट वेरिएंट ब्लॉक 3 के अंदर जो यहाँ पर इंजन अभी यूज़ किया जा रहा है वो यहाँ पर WS-13 है, जो कि चाइना का इंजन है। और पाकिस्तान के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी जो है शो नहीं कराते हैं। वो मानते हैं कि इस इंजन में उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो कि रशियन इंजन में या किसी और में हो सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान JF-17 के शुरुआती वेरिएंट्स के अंदर रशियन RD-93 इंजन को यूज़ करता था। अब यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर यानी कि PFX के अंदर कौन सा इंजन यूज़ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये यहाँ पर डबल इंजन वाला एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि ट्विन इंजन बेस्ड एयरक्राफ्ट होगा, और कुछ कह रहे हैं कि ये सिंगल इंजन बेस्ड होगा। तो ये भी एक एम्बिग्विटी है, जहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट कितने इंजन्स के साथ बनाया जा रहा है। इन सब के अलावा यहाँ पर रेडार को लेकर के बताया गया है कि यहाँ पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार होगा। हालांकि जिस तरह का रेडार अभी JF-17 में यूज़ किया जा रहा है, KLJ जो 7 AI रेडार है चाइना का, उसको लेकर के बहुत सारे देशों में बहुत सारी तरह की बातें हैं। और जो यूज़र्स कंट्री है वो मानती हैं कि ये रेडार बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है, ये बहुत बार अपने टारगेट्स को जो है एंगेज नहीं कर पाता, बैटल सिनेरियोज में बहुत हद तक फेल हो जाता है। तो इस रेडार को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। अब यहाँ पर कौन सा रेडार इस एयरक्राफ्ट के अंदर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो इसके मिशन कंप्यूटर्स हैं उनमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान के JF-17 को अनरिलायबल एयरक्राफ्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली मॉड्यूलर फेलियर और जो इसका मेन कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे जो इश्यूज आते हैं फ्रीक्वेंटली, उसकी वजह से ये टारगेट को एक्वायर नहीं कर पाता, उसको एंगेज नहीं कर पाता। तो बैटल सिनेरियोज में JF-17 बहुत हद तक अगर पिछड़ जाता है तो उसका कारण ये है कि इसके जो मेन कंप्यूटर्स हैं, इसका रेडार है, इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है, ये सभी फॉल्टी सिस्टम्स हैं और बहुत जल्दी जल्दी इनके अंदर प्रॉब्लम्स आती रहती है। इसके अलावा इसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक बड़ा इशू है। और JF-17 हालांकि JF-17 काफ़ी सस्ता है और सस्ते के चक्कर में चाइना ने और पाकिस्तान ने इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स लगाए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली ख़राब होते रहते हैं। वहीं पर हमारा जो LCA है वो पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट से लगभग 1.5 गुना महंगा है, बट फिर भी उसकी कुछ रिलायबिलिटी यहाँ पर ज़रूर है। और आने वाले दिनों में जिस तरह भारत उसको अपने फ्रंटलाइन बेसिस पर डिप्लॉय कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शो कराता है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को लेकर के भारत के प्लान्स कैसे हैं और इस एयरक्राफ्ट के ऊपर भारत कितना ज़्यादा रिलाय करता है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो JF-17 PFX एयरक्राफ्ट होने वाला है, उस एयरक्राफ्ट के अंदर क्योंकि ज़्यादातर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होती है। और यहाँ पर स्टेल्थ के बारे में भी पाकिस्तान ने बोला है कि ये कुछ हद तक स्टेल्थी कैरेक्टर एक्वायर करेगा, इसके ऊपर हम ऐसा पेंट यूज़ करेंगे, इस तरह का मटीरियल यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि कुछ हद तक रेडार की जो वेव्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। हालांकि पाकिस्तान के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज़ आज के दिन में नहीं है, तो ये कैपेबिलिटीज़ वो चाइना से लेगा या फिर उसने खुद ने इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज सिनेरियोज के अंदर पाकिस्तान का JF-17 बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं माना जाता। और जो आने वाला जो वेरिएंट है PFX वो कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो इस एयरक्राफ्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, इसके दावों के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। और 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट किस तरह का होगा इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है। ये एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान कहता है कि अगले 4 से 5 सालों में ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो जब ये तैयार होगा तब इसको देखना होगा कि ये करंट JF-17 जैसा ही है, क्योंकि जिस तरह से एक जनरेशन पाकिस्तान इसको बढ़ा के बताता है, 3rd जनरेशन से इसको 4th जनरेशन का बताता है, तो क्या जो JF-17 PFX है वो एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसको पाकिस्तान आज 4.5 जनरेशन का बता रहा है। अब आते हैं हम अपने दूसरे वेपन पे, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने ऐसे क्लेम्स किए हैं कि इस तरह का वेपन आज अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के पास भी नहीं है।
दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान के यूएवी शापर 3 के बारे में। तो शापर 3 जो कि एक मेल यूएवी है और इसको लेकर के पाकिस्तान ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसको सुनकर के एक्सपर्ट्स का दिमाग चकरा गया है और ये दावे एक्सपर्ट्स के गले के नीचे से बहुत जल्दी नहीं उतर पा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो यूएवी पाकिस्तान ने बनाया है उसकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज है वो लगभग 35,000 है। इसके अंदर जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 500 किलोग्राम का ये वेट कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये 30 आवर्स की एंड्योरेंस के साथ आता है और इसकी जो रेंज है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। इन सब के अलावा इसके अंदर 6 हार्ड पॉइंट्स हैं और ये 8 वेपन को कैरी कर सकता है। और ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये एक ऐसे देश के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जा रही हैं जो कि अपनी अभी तक यूएवी की जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो कहीं पर उसने शो नहीं कराई है, यानी कि उसने आज तक कोई ऐसा यूएवी नहीं बनाया है जिसमें इससे कम कोई कैपेबिलिटी हो या फिर वो उसके पास कोई प्रूवन यूएवी टेक्नोलॉजी हो। इसके अलावा ये देश यानी कि पाकिस्तान जो है आज तक चाइना और तुर्की के ड्रोन्स यूज़ करता हुआ है। तो चाइना का जैसे CH-4 और विंगलुंग ड्रोन है, इसी के अलावा यहाँ पर तुर्की का ब्रायक्तर TB2 और अकिंसे जैसा ड्रोन है वो पाकिस्तान यहाँ पर यूज़ करता है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये पहला ही ऐसा ड्रोन है, एक यूएवी है जो कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अनवील किया है और ये इस तरह की कैपेबिलिटीज़ के साथ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है जो कि उसके करंट जो उसके पास यूएवीज हैं तुर्की और चाइना के उनके पास भी नहीं है। तो ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस मानी जा रही हैं। हमारा जो भारत का तपस यूएवी है वो आज तक करीबन 10 सालों की रिसर्च के बाद भी उसकी जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो 24 आवर्स की ही हो पाई है और उसकी जो मैक्सिमम सीलिंग है वो अभी तक 28,000 की ही हम जो है पहुंचा पाए हैं। इसके अलावा जो दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है यानी कि जो दुनिया का बेस्ट यूएवी माना जाता है MQ-9B प्रेडेटर, वो भी लगभग 50,000 फीट तक ही जा सकता है। हालांकि उससे तो ये कम है बट वो एक हाई ऑल्टीट्यूड यूएवी है और ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड यूएवी होने के बावजूद भी यहाँ तक अगर फ्लाई कर पा रहा है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा इसका 30 आवर्स का एंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव माना जा रहा है क्योंकि किस तरह का इंजन वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि इतनी पावर जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई पावर का इंजन यूज़ करना पड़ता है। इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात पाकिस्तान ने बताई है वो ये कि इस पूरे यूएवी को लोकली बनाया गया है और सिर्फ 2 सालों के अंदर इस यूएवी को यहाँ पर डेवलप कर लिया गया है। और इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का सिस्टम सिर्फ 2 सालों के रिसर्च के बाद डेवलप कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं हर्मीज 900 जो इजराइल का एक ड्रोन है उससे भी ज़्यादा बताई जा रही हैं। और इजराइल का ये ड्रोन भारत की जो अदानी डिफेंस है वो दृष्टि नाम से भारत में बना रही है, तो इसकी कैपेबिलिटीज़ हर्मीज 900 से भी ज़्यादा बताई जा रही हैं। तो इस तरह से ये जो ड्रोन है उसको लेकर के क्लेम्स जो किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक नज़र आते हैं। और जिस तरह से ये क्लेम किए गए हैं, अगर ये क्लेम सच माने जाएं तो पाकिस्तान ने सच में एक बहुत लंबी बड़ी छलांग लगाई है। पर पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरफ इशारा नहीं करता। ये हमेशा पाकिस्तान की टैक्टिक होती है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक ऐसे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं जब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो उसको बढ़ चढ़ के बताते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। जब उनकी फोर्सेस के पास किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको ढकने के लिए एक प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाते हैं। तो ये जो क्लेम्स आज किए जा रहे हैं ये कुछ हद तक इसी प्रोपेगेंडा का पार्ट नज़र आते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान अपनी कमियों को ढकने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह के क्लेम्स कर रहा है। और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये वेपन्स बन करके तैयार होंगे तो आज के दिन में जो क्लेम्स किए जा रहे हैं उनसे सच्चाई बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। पाकिस्तान के पास अपने इंडिजीनियस लेवल पर इतनी कैपेबिलिटीज, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ये ड्रोन्स, ये सिस्टम्स अपने इंडिजीनियस लेवल पर बना सके। तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर इन सिस्टम्स को बना भी लेता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स का, फॉरेन कंपनीज का, फॉरेन कंट्रीज का कोलैबोरेशन यहाँ पर ज़रूर होने वाला है। अब आज इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।